इंजीनियर का अंगूठा। हमारे वर्षों के अंतरंग संबंध के दौरान शर्लॉक होम्स के पास जितनी भी समस्याएं सुलझाने के लिए आई है, उनमें से दो ही ऐसी थी जिनकी ओर उसका ध्यान खींचने में मेरा हाथ था, मिस्टर हेदली के अंगूठे की और कर्नल वारबर्टन के पागलपन की। इनमें से दूसरी समस्या शायद ज्यादा पेचीदी थी, पर पहली समस्या इतनी नाटकीय थी कि उसको लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद यह कहानी एक से ज्यादा बार अखबारों में प्रकाशित हुई है, पर ऐसी हर कहानी जो एक हाफ कॉलम की तरह अखबार में प्रकाशित होने पर अपना असर कम कर देती है। जैसे जैसे हर नई जानकारी सच की ओर एक नया कदम बढ़ाती हुई तथ्यों को एक के बाद एक उजागर करती है और धीरे धीरे रहस्य खत्म कर देती है, तो उस वक्त इसका असर ज्यादा होता है। उस वक्त परिस्थितियों ने मेरे ऊपर गहरा असर छोड़ा था और 2 सालों के अंतराल के बाद भी उसका असर कम नहीं हुआ है। 1889 की गर्मी की बात है, मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था जब ये घटनाएं घटी जिनका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। मैं फिर से सिविल प्रैक्टिस करने लगा था और होम्स को बेकर स्ट्रीट पर अकेला रहने को छोड़ दिया था। हालांकि मैं लगातार उसके पास जाता रहा और कभी कभी मेरे आग्रह पर अपने फक्कड़ स्वभाव को दूर रखकर वह हमसे मिलने आता। मेरी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ चुकी थी। मैं पेडिंगटन स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं रहता था, इसलिए कई अफसर भी अपना इलाज करवाने मेरे पास आ जाते थे। इनमें से एक ऐसा था जिसको मैंने बहुत कष्टदायक लंबे रोग से छुटकारा दिलवाया था। वह मेरी तारीफ करता थकता नहीं था और कोशिश करता कि हर उस पीड़ित को मेरे पास भेजे जिसे वह भेज सकता था। एक सुबह 7 बजने के कुछ पहले नौकरानी को दरवाजे पर खटखटाते सुनकर मेरी नींद खुल गई। उसने बताया कि पेडिंगटन से 2 लोग आए हैं और कंसल्टिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ क्योंकि मुझे अनुभव से पता था कि रेलवे के केस हमेशा गंभीर ही होते हैं। मैं जल्दी से नीचे पहुंचा। जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरा मित्र गार्ड कमरे से बाहर आया और पीछे कसकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे अंदर ले आया हूँ। अपना अंगूठा कंधे के ऊपर दिखाते उसने इशारा किया। वह ठीक है। तो फिर बात क्या है? मैंने पूछा क्योंकि उसके अंदाज से लग रहा था कि उसने मेरे कमरे में किसी विचित्र प्राणी को बंद कर रखा है। यह एक नया रोगी है, उसने धीरे से बताया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसको यहाँ ले आऊं जिससे वह बेहोश न हो जाए। वह वहां पर है, ठीक ठाक हालत में। मुझे अब जाना होगा डॉक्टर। मेरी अपनी है जैसी तुम्हारी अपनी है। और ऐसे वह भरोसेमंद दलाल चला गया। उसने मुझे धन्यवाद कहने का समय भी नहीं दिया। मैं अपने कंसल्टिंग रूम में गया तो देखा कि मेज के पास एक व्यक्ति बैठा है। वह हैदर ट्वीट का सूट पहने था और मुलायम कपड़े का कैप उसने मेरी किताबों पर रखा था। उसने अपने एक हाथ पर रुमाल बांध रखा था जो पूरी तरह खून से सना था। वह जवान था, 25 वर्ष से ज्यादा का नहीं, और चेहरे पर मर्दानगी झलक रही थी, पर वह एकदम सफेद पड़ा था। मुझे लगा कि वह बहुत तकलीफ में है और अपने आत्मबल से उसको सहन कर रहा है। मुझे खेद है कि तुमको इतनी जल्दी उठाया डॉक्टर, वह बोला, पर रात में मेरे साथ एक बहुत गंभीर हादसा हुआ है। मैं आज सुबह ट्रेन से पेडिंगटन आया हूँ और पूछने पर कि मुझे एक योग्य डॉक्टर कहाँ मिलेगा, एक भले आदमी ने मेहरबानी करके मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैंने नौकरानी को एक कार्ड दिया था, पर मैं देख रहा हूँ कि उसने वह कार्ड यहीं मेज पर छोड़ दिया है। मैंने कार्ड उठाकर उस पर नजर दौड़ाई। मिस्टर विक्टर हेदली, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A, विक्टोरिया स्ट्रीट, 3rd फ्लोर। यह मेरे सुबह के मेहमान का नाम, पेशा और पता था। मुझे दुख है कि मैंने तुमसे इंतजार करवाया। मैंने अपनी लाइब्रेरी वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम अभी अभी रात की यात्रा करके आए हो और मैं जानता हूँ कि यह कितना उबाऊ काम है। ओह, लेकिन मेरी रात कहीं से भी उबाऊ नहीं थी, वह बोला और हंस पड़ा। वह दिल खोलकर हंस रहा था, जोर जोर से। वह कुर्सी पर पसर कर ऐसे हंस रहा था कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। इस हंसी को देखकर मेरी सारी डॉक्टरी चेतना सतर्क हो गई। रुक जाओ, मैं चिल्लाया, अपने को संभालो। और मैंने एक जग से पानी उंडेला और उस पर छींटे मारे। पर यह कोशिश बेकार रही। वह उस हिस्टीरिया के उन्माद में था जो मजबूत दिल वालों में तब उठता है जब वह किसी भारी खतरे का सामना करके खतरा टाल देता है। थोड़ी देर में फिर से सहज हो गया, बहुत थका हुआ और सुर्ख चेहरा लिए। मैंने अपने को मूर्ख साबित किया है। वह हौंफा, बिल्कुल नहीं, यह पी लो। पानी में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर वह उसे पी गया तो उसके सफेद पड़े गालों में फिर से लाली छाने लगी। अब बेहतर है, वह बोला, और अब डॉक्टर तुम मेरे अंगूठे पर ध्यान दो, या उस जगह की ओर जहां मेरा अंगूठा हुआ करता था। उसने रुमाल खोला और हाथ आगे की ओर बढ़ाया, जिसे देख मेरा मजबूत दिल भी एक बार कांप गया।
उसमें 4 अंगुलियां फैली हुई थीं और एक बीभत्स लाल सतह जहां अंगूठा हुआ करता था वह जड़ से काटा या उखाड़ा गया था। यह क्या हुआ? मैं चिल्लाया। यह बड़ी भयंकर चोट है। इसमें से बहुत खून बहा होगा। हाँ, बहा था। जब यह चोट लगी, मैं बेहोश हो गया था और मैं समझता हूँ कि मैं काफी देर बेहोश ही रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि खून बह रहा है, इसलिए मैंने रुमाल का एक कोना कसकर कलाई पर बांध लिया और उसे एक लकड़ी का सहारा दे दिया। बहुत अच्छा किया। तुमको तो सर्जन होना चाहिए था। देखो, यह हाइड्रोलिक का सवाल है और मेरे दायरे में ही आता है। घाव की जांच करते हुए मैंने कहा, यह किसी बहुत भारी और धारदार औजार से किया गया है। चीरने फाड़ने वाले यंत्र जैसी कोई चीज थी। शायद दुर्घटना थी। बिल्कुल नहीं। क्या? हत्या की कोशिश? बिल्कुल। तुम मुझे भयभीत कर रहे हो। मैंने घाव साफ किया, दवा लगाई और फिर उस पर रुई रखकर पट्टी की मोटी परत बांध दी। वह टस से मस हुए बगैर ही लेटा रहा, पर बीच बीच में होंठ काट लेता था। कैसा लग रहा है? काम पूरा करने के बाद मैंने पूछा। बहुत बढ़िया। तुम्हारी ब्रांडी और के बाद मैं बिल्कुल नया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं बड़े कठिन हालात से गुजरा हूँ। मुझे लगता है कि इस बारे में तुमको अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे दिल पर गहरा असर पड़ेगा। नहीं नहीं, अब नहीं। मुझे अपनी कहानी पुलिस को बतानी पड़ेगी। मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास यह ठोस सबूत नहीं होता तो शायद वे मेरी बात सच मानते, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाली बात है और मेरे पास सबूत के तौर पर कुछ नहीं है। अगर वे मेरी बात मान भी जाते हैं तो जो सुराग मैं उन्हें दूंगा वे इतने अस्पष्ट हैं कि शायद ही न्याय हो पाए। हाँ, मैंने कहा, अगर यह ऐसी कहानी है जिसे तुम हल करना चाहते हो तो मैं जोर देकर कहूंगा कि तुम सरकारी पुलिस के पास जाने से पहले मेरे साथ मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स के पास चलो। ओह, उस शख्स के बारे में तो मैं सुन चुका हूँ, मेरे मेहमान ने जवाब दिया। मुझे खुशी होगी अगर वह यह केस अपने हाथ में ले, पर मुझे सरकारी पुलिस के पास भी जाना होगा। क्या तुम उससे मेरा परिचय करवा सकते हो? मैं इससे भी अच्छी बात कर सकता हूँ। मैं तुमको खुद उसके पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा। हम एक कैब लेकर साथ चलेंगे। हम उसके साथ नाश्ते के समय पहुंच जाएंगे। क्या तुम चल सकोगे? हाँ, जब तक मैं अपनी कहानी सुना नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरा नौकर एक कैब लेकर आता है और मैं पल भर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं जल्दी से ऊपर दौड़ा, अपनी पत्नी को सारा माजरा समझाया और 5 मिनट में एक हैंडसम कैब में अपने नए दोस्त के साथ बेकर स्ट्रीट के लिए रवाना हो गया। जैसी मुझे उम्मीद थी, शर्लॉक होम्स ड्रेसिंग गाउन पहने अपने सीटिंग रूम में दी टाइम्स पढ़ता और नाश्ते के पहले वाली अपनी पाइप का धुआं उड़ाता मिला, जो उसकी कल की सिगारों के बचे हुए टुकड़ों से बना था, जिन्हें मेंटलपीस के कोने में सुखाकर ध्यान से रखा गया था। उसने अपने शांत पर गर्मजोशी से भरे अंदाज से हमारा स्वागत किया। उसने ताजे अंडे और रैशर मंगवाए और हमने मिलकर नाश्ता किया। जब नाश्ता खत्म हुआ, उसने हमारे नए परिचित को सोफे पर बैठाया, उसके सिर के नीचे तकिया रखा और उसके पास ब्रांडी का गिलास और पानी रख दिया। यह समझना आसान है कि तुम्हारा अनुभव कोई आम अनुभव नहीं रहा है, मिस्टर हेदली। वह बोला, यहाँ पर आराम से लेट जाओ और बेतकल्लुफ महसूस करो। जो कुछ बता सकते हो बता दो, पर जब थक जाओ तो रुक जाना और ब्रांडी के सहारे अपनी ताकत बनाए रखना। शुक्रिया, मेरा रोगी बोला। जब से डॉक्टर ने पट्टी बांधी है तब से मैं नया सा महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे नाश्ते के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तुम्हारा कम से कम कीमती समय लूंगा। अब मैं फौरन अपने अजीबोगरीब अनुभव बताता हूँ। होम्स आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी थकी अधमुंदी आंखों का भाव उसके पहने उत्सुक स्वभाव को छिपा रहा था। मैं उसके सामने बैठ गया और हमने चुप रहकर वह अजीब कहानी सुनी जो हमारे मेहमान ने हमें सुनाई। हेदली कहने लगा, आप लोगों को बता दूं कि मैं अनाथ हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ और लंदन में अकेला ही रह रहा हूँ। मैं पेशे से हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ और मुझे काम का काफी अनुभव हो गया है, क्योंकि 7 सालों तक मैंने विन्ना एंड मैथसन के साथ काम सीखा है, जो ग्रेनिच की मशहूर फर्म है। मेरा कार्यकाल खत्म होने और पिता की मृत्यु के बाद मुझे काफी पैसा मिला। मैंने फैसला किया कि अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मैंने विक्टोरिया स्ट्रीट में एक चेंबर ले लिया। सभी को अपने बिजनेस का पहला अनुभव बड़ा नीरस लगता है। मेरे लिए यह कुछ ज्यादा ही था। 2 सालों में मुझे 3 परामर्श और एक छोटा मोटा धंधा ही मिल पाया। अपने पेशे से मुझे सिर्फ यही मिला है। मेरी कुल कमाई हुई 27 पाउंड 10 शिलिंग के लगभग। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मैं अपनी छोटी सी मांद में ग्राहकों का इंतजार करता।
आखिर मेरा दिल डूबने लगा और मुझे यकीन हो गया कि मेरी प्रैक्टिस कभी नहीं चल सकती। पर कल जब मैं सोच रहा था कि ऑफिस से निकलूं, उसी वक्त मेरा क्लर्क अंदर आकर बोला कि कोई सज्जन किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। वह एक कार्ड भी लेकर आया जिस पर कर्नल लिसेंडर स्टॉक छपा था। उसी के ठीक पीछे कर्नल खुद आया, जो मध्यम कद का था पर बहुत ही पतला। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतना पतला आदमी देखा होगा। उसके पूरे चेहरे पर तीखी नाक और नुकीली ठोड़ी ही दिख रही थी और उसकी उभरी हुई हड्डियों के ऊपर उसकी खाल कसकर खींची हुई थी। यह पतलापन स्वाभाविक लग रहा था, किसी रोग की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में चमक थी, चाल में फुर्ती और हावभाव में आत्मविश्वास था। वह सादा पर साफ कपड़े पहने था और उसकी उम्र मैं समझता हूँ कि 40 के आसपास की होगी। मिस्टर हेदली, वह कुछ कुछ जर्मन लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी सिफारिश की गई है, मिस्टर हेदली। तुम न सिर्फ अपने पेशे में अच्छे हो, बल्कि तुम किसी रहस्य को भी अपने तक सीमित रखना जानते हो। मैंने खुश होकर अभिवादन किया, जैसा ये सब बातें सुनकर कोई भी करता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसने मेरी इतनी तारीफ की है? मैंने पूछा। देखो, इस समय यही ठीक रहेगा कि मैं तुमको उसका नाम न बताऊं। उसी से मुझे पता चला है कि तुम अनाथ हो, अविवाहित हो और लंदन में अकेले रहते हो। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया, पर मुझे माफ करें। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन सब बातों का मेरी योग्यता से क्या संबंध हो सकता है। मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे मेरे काम के सिलसिले में मिलने आए हो। बेशक, पर तुम देखोगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, वह बेकार की बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे ही काम से संबंधित काम है, पर उसके लिए बात को गोपनीय रखना होगा, बिल्कुल गोपनीय। समझे? तुमसे ज्यादा अनुकूल और कौन होगा, जो अकेला रहता है, परिवार के बीच नहीं। अगर मैं बात को राज रखने का वादा करता हूँ, तो तुमको मेरा पूरा विश्वास करना होगा। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो वह बड़े गौर से तीखी नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे लगा कि इतनी शकभरी और खोजती नजरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर तुम वादा करते हो? आखिर में वह बोला। हाँ, मैं वादा करता हूँ। पूरी तरह चुप्पी रखनी होगी, काम के पहले, काम के दौरान और बाद में भी। इस बात का कभी किसी को कोई संकेत नहीं दोगे, न बोलकर न लिखकर। मैं पहले ही अपनी जुबान दे चुका हूँ। बहुत अच्छा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बिजली की फुर्ती से कमरा पार कर झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर का गलियारा खाली था। ठीक है, लौटकर वह बोला, मैं जानता हूँ कि कभी कभी क्लर्कों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि उनके मालिक क्या कर रहे हैं। अब हम आराम से बातें कर सकते हैं। उसने अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी के बहुत पास खींची और फिर से मुझे पैनी नजरों से देखने लगा। मुझे एक घृणा सी हुई और मेरे अंदर डर जैसा कुछ पैदा होने लगा। इस अजीब आदमी की हरकतों को देखकर एक मुवक्किल को देने का डर भी मुझे बेसब्र होने से नहीं रोक सका। कृपा करके अपना काम बताएं, सर, मैंने कहा। मेरा समय कीमती है। यह बात कहकर मुझे शर्म आई, पर ये शब्द मेरे होंठों तक आ ही गए। एक रात के 50 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं कह तो रहा हूँ कि एक रात का काम है, पर असल में काम घंटे भर का ही है। मुझे एक हाइड्रोलिक मशीन के बारे में तुम्हारी राय चाहिए, जो ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर तुम दिखा दो कि उसमें क्या खराबी है, तो हम उसे खुद ही ठीक कर लेंगे। ऐसे काम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? काम तो हल्का ही है और इसका मुआवजा अच्छा खासा। बिल्कुल यही बात है। हम चाहते हैं कि आज रात आखिरी ट्रेन पकड़कर तुम चले आओ। कहाँ? बर्कशायर में एफोर्ड। यह ऑक्सफोर्डशायर की सीमा के पास एक छोटी सी जगह है, रीडिंग के लगभग 11 की के दायरे के अंदर। पेडिंगटन से एक ट्रेन आती है जिससे तुम करीब 11:15 बजे वहां पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया। मैं गाड़ी लेकर तुमको लेने पहुंच जाऊंगा। तो हम ड्राइव कर सकेंगे। हाँ, हमारी छोटी सी जगह जरा सुनसान इलाके में पड़ती है। यह एफोर्ड स्टेशन से अच्छा खासा लगभग 11 की दूरी पर है। फिर तो हम आधी रात के पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल से उस समय मुझे वापसी की ट्रेन भी नहीं मिलेगी। मुझे रात में वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, हम आसानी से तुम्हें रहने की जगह दे सकते हैं। यह तो बड़ा अजीब है, क्या मैं किसी और समय नहीं आ सकता जिसमें मुझे सहूलियत हो? हमने सोचा कि यही सबसे अच्छा रहेगा कि तुम देर से आओ। तुम्हारी असुविधा की भरपाई के लिए ही हम तुम्हें इतनी मोटी रकम दे रहे हैं। तुम नवयुवक हो, अनजाने हो, पर हम तुमको इतना दे रहे हैं जिससे हम तुम्हारे पेशे के बढ़िया से बढ़िया जानकार का दिमाग खरीद सकते हैं। फिर भी अगर तुम इस काम से इनकार करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारे पास काफी समय है।
मैंने 50 सोने के सिक्कों के बारे में सोचा और यह कि वे मेरे कितने काम के रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं बोला। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी सुविधा के अनुसार काम करूं, पर फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझसे कैसा काम करवाना चाहते हो। बताता हूं, यह स्वाभाविक है कि गोपनीयता की शपथ से तुम्हारी जिज्ञासा जागी है। मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हारे सामने सारी बातें रखूं। क्या मैं तुमसे उम्मीद करूं कि कोई छुपकर हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा? पूरी तरह। बात ऐसी है कि फुला अर्थ मुल्तानी मिट्टी बहुत कीमती होती है और इंग्लैंड में एक दो जगह ही मिलती है। हाँ, यह तो मैंने सुना है। कुछ समय पहले मैंने एक छोटी सी जगह खरीदी, बहुत ही छोटी, रीडिंग से करीब 16 की मी। अंदर मेरे एक खेत में फुला अर्थ का भंडार है, पर उसकी जांच करते हुए मैंने पाया कि यह भंडार उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे पड़ोसियों के खेतों में है। इन पड़ोसियों को यह बात मालूम नहीं थी कि उनकी जमीन में वह चीज है जो सोने की खान जितनी कीमती है। मेरा फायदा इसमें था कि मैं जल्दी से जल्दी उनकी जमीन खरीद लूं, इससे पहले कि उन्हें मालूम पड़े। पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं यह कर सकूं। मैंने अपने कुछ मित्रों को इस राज में शामिल किया। उन्होंने सुझाया कि हमें अपने ही भंडार में काम करके पड़ोसियों की जमीन खरीदने लायक रकम जुटानी होगी। अब हम कुछ समय से ऐसा ही कर रहे हैं। इस काम में मदद के लिए हमने एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदी है। यह मशीन, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, खराब हो गई है और इसी विषय पर तुम्हारी राय लेनी है। हम अपने राज को बड़ी हिफाजत से छुपा रहे हैं और अगर लोगों को यह पता चल जाएगा कि हमारे छोटे से घर में हाइड्रोलिक इंजीनियर आ जा रहे हैं, तो कुछ देर में ही लोग पता लगाना शुरू कर देंगे और फिर सब बातें खुल जाने पर जमीन पाने का इरादा असफल हो जाएगा और हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे वादा लिया है कि तुम किसी भी इंसान को नहीं बताओगे कि तुम आज रात एयरपोर्ट जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी बात साफ कर दी है। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मैं बोला। सिर्फ एक बात नहीं समझ पाया हूँ, वह यह है कि फुला अर्थ खोद निकालने के लिए आपको हाइड्रोलिक प्रेस की क्या जरूरत है? जहां तक मैं जानता हूँ, जमीन को फावड़े से खोदने पर भी वह निकल सकती है। आह, लापरवाही से उसने कहा। हमारा अपना तरीका है, हम पहले जमीन को ईंटों से दबाते हैं, जिससे कोई नहीं जान सकता कि वहां क्या है, पर यह तो यूं ही बता रहा हूँ। अब मैंने पूरी तरह तुमको भरोसे में ले लिया है, मिस्टर हेदली, और दिखा दिया है कि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। बोलते हुए वह उठा। मैं तुमको 11:15 बजे एयरपोर्ट पर मिलूंगा। मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। और किसी से एक शब्द नहीं कहोगे। उसने मुझे फिर से पैनी नजर से देखा और मेरे हाथों को अपने ठंडे, बेजान हाथों में लेकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। जब मैंने सारे मामले पर ठंडे दिमाग से विचार किया, तो मैं इस काम को लेकर अचरज में पड़ गया जो मुझको सौंपा गया था। एक और मैं खुश जरूर था, क्योंकि मुझे जो रकम दी जानी थी, वह उससे 10 गुना ज्यादा थी जितनी मैं खुद अपने मुंह से मांगता, और यह भी संभव है कि इस ऑर्डर के बाद मुझे दूसरे ऑर्डर भी मिलते। पर दूसरी ओर, मुझे नियुक्त करने वाले के चेहरे और हावभाव ने मुझ पर अच्छा असर नहीं डाला था। मुझे लग रहा था कि फुला अर्थ व मशीन आदि के बारे में उसने जो कहानी सुनाई थी, उससे आधी रात को मेरे वहां जाने की बात भी बेतुकी थी, और उसकी घबराहट कि मैं किसी को कोई बात बता न दूं, वह भी कुछ रहस्यमयी थी। फिर भी मैंने अपने सारे डर हवा में उड़ा दिए, भरपेट खाना खाया, पेडिंगटन पहुंचा और वहां से चल पड़ा, और इस बात का ध्यान रखा कि किसी से कुछ न कहूं। रीडिंग पर मुझे न सिर्फ गाड़ी बदलनी पड़ी, बल्कि स्टेशन भी। फिर भी मैंने एयरपोर्ट की आखिरी ट्रेन पकड़ ली और 11 बजे के बाद उस अंधेरे से स्टेशन पर आ लगा। वहां उतरने वाला मैं ही अकेला यात्री था। प्लेटफॉर्म पर लालटेन लिए एक उनींदे कुली के सिवा और कोई नहीं था। बांस के गेट से निकलने पर मैंने देखा कि सुबह वाला परिचित उस ओर छाया में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। एक भी शब्द बोले बगैर उसने मेरी बाह पकड़ी और एक गाड़ी में ले गया, जिसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने दोनों ओर की खिड़कियां बंद कर दी और जितनी जल्दी एक घोड़ा ले जा सकता था, गाड़ी उतनी तेजी से हमें ले दौड़ी। एक घोड़ा, होम्स ने बीच में टोका। हाँ, एक ही। क्या तुमने घोड़े का रंग गौर किया था? हाँ, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मैंने किनारे लगी बत्तियों में देखा था। वह भूरे रंग का था। वह थका हुआ लग रहा था या तरोताजा? ओह, एकदम ताजा और चमकता हुआ। शुक्रिया, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। कृपा करके अपनी रोचक बात कहते जाओ। फिर हम वहां से चल दिए और कम से कम घंटे भर तक घूमते रहे। कर्नल लिसेंडर स्टॉक ने कहा था कि लगभग 11 की मी का रास्ता है, पर जिस ढंग से हम जा रहे थे उससे मुझे लगता था कि हम कम से कम करीब 19 की मी चले होंगे।
वह चुपचाप मेरे पास बैठा रहा और मुझे मालूम था कि वह मुझे तीखी नजरों से देख रहा है, क्योंकि एक दो बार जब मैंने उस पर नजर डाली तो मैंने यही पाया कि वह मुझे गौर से देख रहा है। उस इलाके की सड़कें अच्छी हालत में नहीं थी क्योंकि हम बुरी तरह झटके और हिचकोले खा रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की कि शायद कुछ दिख जाए कि हम कहाँ पर हैं। पर खिड़कियां रंगी हुई थीं और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सिवा पास से गुजरती किसी रोशनी के धुंधले एहसास के। कभी कभी मैं यात्रा की नीरसता खत्म करने के लिए कोई बात शुरू करता, पर कर्नल हाँ हूँ में ही जवाब देता रहा और बातचीत का सिलसिला वहीं ठप पड़ जाता। आखिर में झटकों वाली सड़क की जगह सपाट बजरी का रास्ता आया और गाड़ी रुक गई। कर्नल लिसेंडर स्टॉक बाहर कूदा और पीछे पीछे मैं कूदा और मेरे ऐसा करते ही उसने मुझे भीतर घसीट लिया। हम गाड़ी से उतरते ही एक हॉल में दाखिल हो गए, इसलिए मैं घर के बाहर की बनावट नहीं देख पाया। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, दरवाजा जोर से बंद हो गया और मुझे जाती हुई गाड़ी के पहियों की हल्की सी खड़खड़ाहट ही सुनाई पड़ सकी। घर के अंदर घुप अंधेरा था और कर्नल माचिस टटोलता फिर रहा था। वह बड़बड़ाता भी जा रहा था कि अचानक गलियारे के उस ओर एक दरवाजा खुला और हमारी ओर एक लंबी सुनहरी रोशनी चमकी। यह चौड़ी होती गई और एक स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथों में लैंप था, जिसे उसने अपने सिर के ऊपर तक उठा रखा था। वह चेहरा आगे करके हमें देख रही थी। मैंने देखा कि वह आकर्षक थी और रोशनी में उसके कपड़ों की चमक से यह समझ गया कि वह कीमती कपड़े पहने हुए है। उसने किसी विदेशी भाषा में कुछ शब्द कहे और उसके लहजे से मैं समझ गया कि वह कुछ सवाल पूछ रही है। कर्नल ने रूखे हाँ ना में जवाब दिए। उसके हाथ से लैंप गिरते गिरते बचा। कर्नल स्टॉक उसके पास गया और उसके कान में कुछ कहा और उसे उसी कमरे में वापस धकेलकर जिसमें से वह आई थी, वह लैंप हाथ में लेकर फिर से मेरे पास आया। अब तुम कुछ मिनटों के लिए इस कमरे में बैठो, एक दूसरा दरवाजा खोलते हुए उसने कहा। वह एक छोटा सा सादे ढंग से सजा हुआ कमरा था, जिसके बीच में एक गोल मेज थी, जिस पर कई जर्मन किताबें बिखरी हुई थी। कर्नल स्टॉक ने लैंप को एक हारमोनियम पर रख दिया जो दरवाजे के पास ही था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इंतजार नहीं करवाऊंगा, वह बोला और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने मेज पर रखी किताबों पर नजर डाली और जर्मन न जानने के बावजूद मैं देख सकता था कि उनमें से दो विज्ञान की थीं और बाकी कविताओं की थीं। फिर मैं खिड़की तक गया कि मुझे बाहर का कुछ दृश्य दिखाई पड़ सके, पर एक मोटा सा लकड़ी का शटर खिड़की को ढके हुए था। यह आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी वाला घर था। गलियारे में कहीं कोई पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, वरना पूरे घर में सन्नाटा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये जर्मन लोग कौन थे और वे क्या कर रहे थे ऐसे वीरान में रहकर? यह जगह थी कौन सी? मैं एयरपोर्ट से लगभग 11 की मी दूर था। मैं बस इतना ही जानता था, पर यह नहीं जानता था कि मैं उत्तर में था या दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में। शायद रीडिंग और कुछ अन्य बड़े शहर आसपास ही थे, इसलिए यह जगह उतनी अलग थलग तो नहीं थी। पर एक बात तय थी कि हम किसी गांव में थे, क्योंकि वहां पर शांति छाई हुई थी। मैं कमरे में चहलकदमी करने लगा। अपना हौसला बनाए रखने के लिए मन ही मन एक धुन गुनगुनाने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वाकई में सोने के 50 सिक्के कमा रहा हूँ। अचानक उस चुप्पी में बगैर किसी आहट के मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बीच में वही स्त्री खड़ी थी, उसके पीछे हॉल का अंधेरा था और मेरे लैंप की रोशनी उसके सुंदर और उत्सुक चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने एक झलक में ही देख लिया कि वह बुरी तरह डरी हुई है और यह देखकर मेरे सीने में भी बर्फ जम गई। उसने एक कांपती हुई अंगुली उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसकी नजरें बार बार भयभीत घोड़े की तरह पीछे देख रही थी। मैं चली जाती, मुझे लगा कि वह शांत स्वर में बोलने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। मैं चली जाती, मैं यहाँ नहीं रहती। आपके यहाँ रहने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। पर मैडम, मैंने कहा, मैंने अभी वह काम नहीं किया है जो मैं करने आया हूँ। जब तक मैं मशीन नहीं देख लेता, मैं नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए इंतजार करना ठीक नहीं होगा। वह फिर से बोली, तुम इस दरवाजे से निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। और फिर यह देखकर कि मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने अचानक अपना सब्र छोड़ दिया और हाथ मरोड़ती हुई एक कदम आगे आई और बोली, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, यहाँ से चले जाओ। पर मैं स्वभाव से जरा अड़ियल तरह का हूँ और अड़चन आने पर वह काम जरूर करना चाहता हूँ। मैंने सोने के सिक्कों को याद किया, अपनी थकान भरी यात्रा को और अपने सामने खड़ी अप्रिय रात के बारे में भी सोचा कि क्या यह सब बेकार चला जाएगा। मैं चुपचाप अपना काम किए बगैर क्यों चला जाऊं, बगैर वह रकम लिए जिसका मुझसे वादा किया गया था।
यह औरत पागल भी हो सकती है। हालांकि उसकी बात से मैं अंदर तक हिल उठा था। मैंने दृढ़तापूर्वक वहां से जाने के लिए इनकार कर दिया और बता दिया कि मेरा वहीं रुकने का इरादा है। वह फिर से मुझे मनाने की कोशिश करने वाली थी कि ऊपर एक दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ और सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आईं। उसने पल भर सुना, हताशा से हाथ खड़े किए और उतनी ही फुर्ती और चुप्पी से वैसे गायब हो गई जैसे वह आई थी। आने वालों में कर्नल लीसेंडर स्टॉक और एक नाटा भारी भरकम आदमी था जिसकी दोहरी ठोड़ी की परतों से उसकी नुकीली दाढ़ी उग रही थी। उसका परिचय मिस्टर फर्ग्यूसन के नाम से कराया गया। यह मेरा सेक्रेटरी और मैनेजर है, कर्नल ने बताया। वैसे मेरा ख्याल था कि मैं अभी अभी यह दरवाजा बंद करके गया था। मुझे डर है कि तुमको ठंडी हवा लगी होगी। नहीं, मैंने कहा, मैंने यह दरवाजा खुद ही खोला था क्योंकि मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। बेहतर होगा अगर हम अपना काम शुरू कर दें, वह बोला। मिस्टर फर्ग्यूसन और मैं तुमको ऊपर ले चलकर मशीन दिखाते हैं। तो मैं अपना हैट पहन लूं? नहीं नहीं, वह घर में ही है। क्या आप घर के अंदर फुल अर्थ खोदते हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ से सिर्फ उसे दबाते हैं, पर तुम उसकी चिंता मत करो। हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ हमारी मशीन की जांच करके हमें बताओ कि उसमें क्या खराबी है। हम एक साथ ऊपर गए, पहले लैंप के साथ कर्नल, फिर मोटा मैनेजर और पीछे पीछे में। यह पुराना घर एक भूल भुलैया था जिसमें गलियारे, पतली घुमावदार सीढ़ियां, नीचे के दरवाजे, जिनकी चौखटें उन पीढ़ियों की आवाजाही से खोखली हो गई थी जो इस घर में रहती आई थी। यहाँ पर कालीन नहीं थे और ग्राउंड फ्लोर के अलावा किसी भी मंजिल में फर्नीचर नहीं था। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और सीलन से दीवारें हरी हो गई थी। मैंने दिखाया कि मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, पर मैं उस स्त्री की चेतावनी भूला नहीं था। हालांकि उसे नजरअंदाज कर दिया था और मैं उन दोनों पर नजर बनाए हुए था। फर्ग्यूसन बड़ा ही नीरस और चुप रहने वाला इंसान लगा, पर उसने जो थोड़ी बहुत बातचीत की थी उससे पता चल रहा था कि वह इसी देश का है। आखिर में कर्नल लीसेंडर स्टॉक एक नीचे से दरवाजे पर रुका और उसका ताला खोला। अंदर एक छोटा सा चौकोर कमरा था जिसमें एक साथ हम तीनों मुश्किल से आ पाते। फर्ग्यूसन बाहर खड़ा रहा और कर्नल मुझे अंदर ले गया। अब हम असल में हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हैं और अगर कोई इसे चला देख तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इस छोटे से कमरे की छत पिस्टन का छोर है और यह इस धातु के फर्श पर कई टनों के फोर्स से आकर गिरती है। बाहर पानी की लेटर कॉलम है जो यह फोर्स पाती है और तुम जानते ही हो कि इसकी वजह से फोर्स कई गुना बढ़ जाती है। मशीन वैसे तो चल रही है, पर इसमें कुछ कड़ापन आ गया है और इसकी फोर्स में कमी आ गई है। शायद इसे देखकर तुम हमें बता पाओगे कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने उससे लैंप ले लिया और अच्छी तरह मशीन की जांच की। वह वाकई में बहुत बड़ी थी और उससे काफी प्रेशर डाला जा सकता था। जब मैं बाहर आया और उनको नियंत्रित करने वाले लीवर दबाए तो फिशिश की आवाज से मैं फौरन समझ गया कि कहीं पर हल्का सा लीक कर रहा है, जिससे किनारे पर लगे एक सिलेंडर में पानी पलटकर वापस जा रहा था। जांच से पता चला कि एक ड्राइविंग रॉड पर बंधी एक रबर बैंड इतनी सिकुड़ गई थी कि उस सॉकेट पर पूरी तरह नहीं बैठ पा रही थी जिस पर वह काम कर रही थी। पावर में कमी का यही कारण था और यह बात उन दोनों को बताई। उन्होंने मेरी हर बात बहुत गौर से सुनी और मुझसे कई सवाल पूछे कि वे उसे कैसे ठीक करें। जब मैं उन्हें पूरी बात समझा चुका था, मैं मशीन के मुख्य कक्ष में गया और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसको अच्छी तरह देखा। पहली नजर में ही मुझे साफ हो गया कि फुल अर्थ की कहानी मनगढ़ंत थी, क्योंकि यह मान लेना एकदम बेतुका था कि इतने जरा से काम के लिए इतना शक्तिशाली इंजन इस्तेमाल में लाया जा रहा है। दीवारें लकड़ी की थी, पर फर्श धातु की बड़ी मांग था। उसकी जांच करने पर मैंने देखा कि उसके ऊपर धातु के अवशेषों की परतें जमा थीं। मैं झुककर खुर्च कर देख रहा था कि वह क्या है कि मैंने जर्मन में कुछ बुदबुदाहट सुनी और कर्नल का मौत समान चेहरा अपनी ओर घूरते पाया। तुम वहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मुझे गुस्सा आया कि मुझे ऐसी मनगढ़ंत कहानी से बेवकूफ बनाया गया था जो उसने मुझे सुनाई थी। मैं तुम्हारी फुल अर्थ को निहार रहा था। कहा, मैं समझता हूं कि मैं तुम्हारी मशीन के बारे में और अच्छी तरह बता सकूंगा अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि यह किस काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये शब्द मुंह से निकलते ही मुझे अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी आंखों में पैशाचिक चमक आ गई। ठीक है, वह बोला, तुम्हें मशीन के बारे में सब पता चल जाएगा। उसने एक कदम पीछे हटाया, छोटा सा दरवाजा भड़ाक से बंद किया और ताले में चाबी घुमा दी। मैं उसकी ओर लपका और हैंडल खींचा, पर वह काफी मजबूत था और मेरी कोशिशों के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। हेलो, मैं चीखा। हेलो कर्नल।
मुझे बाहर निकालो। और अचानक इस सन्नाटे में मैंने एक आवाज सुनी, जिससे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। यह लीवरों की खनक थी और लीक होते सिलेंडर की फिशिश फिशिश। उसने इंजन चालू कर दिया था। लैंप फर्श पर वहीं रखा था जहां जांच करते वक्त रखा था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि काली छत झटकों के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। मुझसे बेहतर वह कोई बात नहीं जानता था कि यह इतनी शक्ति से आ रही है कि मुझे 1 मिनट में ही पीस डालेगी। मैं चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। कर्नल से मिन्नत की कि मुझे बाहर निकाले, पर लीवरों की बेरहम खनक से मेरी आवाज डूब गई। छत मेरे सिर से करीब आधा मीटर की दूरी पर थी और अपने उठे हुए हाथों से मैं उसकी कठोर खुरदरी सतह छू सकता था। फिर मेरे मन में कौंधा कि मुझे मौत के समय कितना दर्द होगा वह इस बात पर निर्भर होगा कि मैं किस स्थिति में उससे मिलूंगा। अगर मैं मुंह के बल लेटता हूं तो पूरा भार मेरी रीढ़ पर आकर गिरेगा और मैं टूटने की उस भयानक आवाज के बारे में सोचकर ही सिहर उठा। शायद दूसरी ओर लेटना आसान रहेगा, पर क्या मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उस भयानक काली छाया को अपनी ओर आते देख सकूं? अब भी मैं सीधा ही खड़ा हो पा रहा था कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझ में उम्मीद जाग उठी। मैं कह चुका हूं कि फर्श और छत लोहे की बनी थी, लेकिन दीवारें लकड़ी की थी। मैंने आखिरी बार जब जल्दी से निगाह इधर उधर दौड़ाई, मैंने 2 तख्तों के बीच में पीली रोशनी देखी जो चौड़ी होती जा रही थी। एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मौत से बचाने के लिए यहाँ पर एक दरवाजा है। अगले ही पल मैं उसमें से बाहर निकला और आधी बेहोशी की हालत में दूसरी ओर आ गिरा। दरार फिर से बंद हो गई थी, पर लैंप के टूटने की आवाज और लोहे के 2 बड़े सिलों के आपस में टकराने से मैं समझ गया कि मैं मौत के कितना करीब था। मेरी कलाई को कोई हड़बड़ी में खींच रहा था, जिससे मेरी बेहोशी टूटी और मैंने पाया कि मैं एक पतले गलियारे के पत्थर के फर्श पर पड़ा हूँ। एक स्त्री मुझ पर झुकी हुई अपने बाएं हाथ से मुझे झकझोर रही थी, जबकि दाएं हाथ से उसने मोमबत्ती पकड़ रखी थी। यह वही अच्छी मित्र थी जिसकी चेतावनी को मैंने बेवकूफी में नजरअंदाज कर दिया था। आओ आओ, उखड़ी सांसों से वह बोली। वे एक पल में यहाँ आ जाएंगे। वे देख लेंगे कि तुम वहाँ नहीं हो। ओह, यह कीमती समय बर्बाद मत करो, आओ। कम से कम इस बार मैंने उसकी बात मान ली। मैं लड़खड़ा कर उठ खड़ा हुआ और उसके साथ गलियारे से होता हुआ एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरा। सीढ़ी से उतरकर हम एक चौड़े रास्ते पर आए और जब हम यहाँ पहुंचे तभी हमें भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई पड़ी और 2 लोगों के चिल्लाने की एक दूसरे को आवाज देते हुए एक उसी मंजिल से आ रही थी जिस पर हम थे और एक आवाज नीचे वाली मंजिल से आ रही थी। मेरी मददगार रुकी और उसने इधर उधर देखा मानो अपना होश खो बैठी हो। फिर उसने एक दरवाजा खोला जो बेडरूम में खुलता था, जिसकी खिड़की से चांद चमक रहा था। यह तुम्हारे लिए एक ही मौका है, वह बोली। यह ऊंची है, पर तुम शायद इससे कूद सकोगे। वह बोल रही थी कि गलियारे के उस ओर रोशनी चमकी और मैंने कर्नल लीसेंडर स्टॉक की पतली आकृति देखी, जो एक हाथ में लालटेन लिए भागा आ रहा था और दूसरे में कसाई का छुरा था। मैं बेडरूम के उस पार दौड़ा, खिड़की खोली और बाहर देखा। चांदनी में बगीचा बहुत खूबसूरत लग रहा था और वह करीब 8 मीटर से ज्यादा नीचा नहीं था। मैं खिड़की पर चढ़ा, पर कूदने में हिचका, क्योंकि मैं पहले जानना चाहता था कि मुझे बचाने वाली और मेरा पीछा करने वाले गुंडे के बीच क्या बात हुई। अगर उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो कुछ भी हो, मैंने फैसला किया कि मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगा। यह विचार मेरे मन में आया ही था कि वह दरवाजे पर था। उसने महिला को धकेल दिया और खुद अंदर आ धमका, पर महिला ने अपनी बाहें उस पर डाल दी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। फ्रिट्स, अंग्रेजी में वह चीखी, पिछली बार के बाद का अपना वादा याद करो, तुमने कहा था कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। यह चुप रहेगा। ओह, यह चुप रहेगा। तुम पागल हो एलिसी। उससे छूटने के लिए छटपटाते हुए वह चिल्लाया। तुम हमारा सत्यानाश कर दोगी। इसने बहुत ज्यादा देख लिया है। मैं कहता हूँ, मुझे जाने दो। उसने उसे एक और धकेला और खिड़की पर लपकते हुए अपने भारी हथियार से मुझ पर वार किया। मैं कूदने को तैयार था और खिड़की पर लटका हुआ था। तभी उसके वार से मुझे हल्का सा दर्द हुआ, मेरी पकड़ ढीली हुई और मैं नीचे बगीचे में आ गिरा। मैं दहल गया, पर गिरने से मुझे चोट नहीं लगी। मैं उठ खड़ा हुआ और जितनी तेजी से भाग सकता था झाड़ियों की ओर भागा, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं अभी भी खतरे से बाहर नहीं हूँ। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मैंने अपने हाथ की ओर देखा, जो दर्द से फड़क रहा था, और फिर पहली बार मैंने देखा कि मेरा अंगूठा कट चुका है। उसमें से खून निकल रहा है। मैंने उस पर अपना रुमाल बांधने की कोशिश की, पर मेरे कान में अचानक भिनभिनाहट हुई और अगले पल मैं गुलाब की झाड़ियों में बेहोश पड़ा था।
मैं कह नहीं सकता कि मैं कितनी देर बेहोश रहा, पर काफी लंबे समय तक रहा हूँ, क्योंकि चांद डूब चुका था और एक चमकीली सुबह शुरू हो गई थी। जब मुझे होश आया, मेरे कपड़े उससे भीग चुके थे और मेरे कोट की आस्तीन खून से तर थी, जो मेरे कटे अंगूठे से बह रहा था। उसके दर्द से मुझे रात की सारी बातें याद आ गईं और मैं उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी भी दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे तब ताज्जुब हुआ जब इधर-उधर देखने पर मैंने पाया कि न वहाँ घर था, न बगीचा। मैं मुख्य सड़क के किनारे पड़ा था और थोड़ी दूर पर एक इमारत थी, जहां पहुंचने पर मैंने देखा कि यह वही स्टेशन था जिस पर पिछली रात में उतरा था। अगर मेरे हाथ में यह बदसूरत जख्म नहीं होता तो मुझे लगता कि उन खौफनाक घंटों के बीच जो भी हुआ, वह सब एक बुरा सपना था। आधी बेहोशी की हालत में मैं स्टेशन पहुंचा और सवेरे की ट्रेन के बारे में पूछा। रीडिंग के लिए एक ट्रेन उसी समय जाने वाली थी, वही कुली पर था, जो मेरे आने पर मिला था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कर्नल लीसेंडर स्टॉक का नाम सुना है। यह नाम उसके लिए नया था। क्या तुमने देखा था कि एक गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी? उसने मना कर दिया। क्या आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? उसने कहा, हाँ, 3 मी की दूरी पर है। यह दूरी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं कमजोर और बीमार था। मैंने सोचा कि मैं शहर लौटने तक इंतजार करूंगा और तब पुलिस को अपनी कहानी सुनाऊंगा। लगभग 6 बजे मैं यहाँ आया, इसलिए पहले मैंने अपने जख्म पर पट्टी करवाई और फिर डॉक्टर ने मुझे यहाँ लाने की तकलीफ उठाई। अब मैंने यह केस आपके हाथ में सौंप दिया है और वही करूंगा जैसी आप सलाह दोगे। कुछ समय तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। इस कहानी को सुनकर शर्लॉक होम्स ने शेल्फ पर से वह किताब निकाली, जिसमें वह अपनी कटीब रखता था। यहाँ एक विज्ञापन है जो तुम्हें रोचक लगेगा। वह बोला, यह साल भर पहले सारे अखबारों में छपा था। इसे सुनो। 9 तारीख को हाइड्रोलिक इंजीनियर मिस्टर जेरेमिया हीलिंग, उम्र 26 साल, गायब हो गया। तब से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वह फिलौनफिला कपड़े पहने था। हाँ, इससे पता चलता है कि पिछली बार कर्नल को अपनी मशीन ठीक करवाने के लिए इसी समय जरूरत पड़ी थी। यह वही है, मेरा रोगी बोला, जो उस महिला ने बताया था। बेशक, यह साफ है कि कर्नल बौखलाया हुआ था, जो इस बात पर अड़ा था कि उसके छोटे से खेल के रास्ते में कोई अड़चन न आए। जैसे समुद्री डाकू उस जहाज के किसी भी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ते, जिसको उन्होंने बंधक बना रखा है। देखो, अब हर पल कीमती है, इसलिए अगर तुम में हिम्मत हो तो हम स्कॉटलैंड यार्ड चलते हैं और फिर एफोर्ड जाएंगे। कोई 3 घंटों बाद हम सब एक साथ ट्रेन में रीडिंग से छोटे बर्कशायर गांव की ओर जा रहे थे। शर्लॉक होम्स, हाइड्रोलिक इंजीनियर, स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट, सादे वेश में एक पुलिस वाला और मैं। ब्रैडस्ट्रीट ने उस इलाके का मानचित्र सामने फैला रखा था और अपने कंपास से एफोर्ड पर निशान लगा रहा था। यह देखो, वह बोला, यह निशान गांव से 16 मी की दूरी पर है। हम जो जगह ढूंढ रहे हैं, वह इसी के आसपास होगी। तुमने शायद लगभग 16 मी बताया था। हाँ, वह लगभग 1 घंटे की यात्रा थी। और तुमको लगता है कि वे तुमको बेहोशी की हालत में इतनी दूर लाकर छोड़ गए? उन्होंने जरूर ऐसा ही किया होगा। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मुझे उठाकर कहीं ले जाया गया। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा, उन्होंने तुमको मार क्यों नहीं डाला, जब तुम बगीचे में बेहोश पड़े थे? शायद उस दुष्ट का दिल स्त्री की बात से पिघल गया होगा। मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं लगती। मैंने पूरी जिंदगी में इतना दुष्ट चेहरा नहीं देखा। ओह, ये सब बातें अभी साफ हो जाएंगी, ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। मैंने अपना निशान बना दिया है और मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमें वे लोग कहाँ मिलेंगे, जिनको हम ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उस जगह पर अपनी अंगुली रख सकता हूँ। होम्स ने कहा। अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा, आपने अपनी राय बना ली होगी। अब देखते हैं कि आपकी राय कौन मानता है। मैं कहता हूँ दक्षिण, क्योंकि वह इलाका ज्यादा सुनसान है। मैं कहता हूँ पूरब, रोगी ने कहा। मैं तो पश्चिम के पक्ष में हूँ, सादे वेश वाले ने कहा। वहां पर कई छोटे छोटे गांव हैं, जिनमें ज्यादा चहल पहल नहीं होती। मुझे लग रहा है कि उत्तर में होगा, मैंने कहा, क्योंकि वहां कोई पहाड़ नहीं है और हमारा मित्र बता रहा है कि उसको नहीं लगा कि वे लोग किसी पहाड़ी पर चढ़े होंगे। आओ, हंसते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, यहाँ तो सभी की राय अलग-अलग है। तुम किस दिशा के पक्ष में हो? तुम सब गलत सोच रहे हो। हम सभी गलत कैसे हो सकते हैं? हो सकते हो, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। उसने गोले के बीचों बीच अंगुली रख दी। यह वह जगह है जहाँ वे हमको मिलेंगे। पर लगभग 20 मी की ड्राइव। हैदली चौंका। 10 आने की, 10 जाने की, इससे सरल कुछ भी नहीं है।
तुम खुद कह रहे थे कि घोड़ा ताज़ा और चमकीला था जब तुम गाड़ी में बैठे। ऐसे कैसे होता अगर वह भारी सड़कों पर करीब 20 की मी दौड़कर आया होता? हाँ, यह तो उसने बहुत चालाकी की, ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। इस गैंग के बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, होम्स ने कहा। बहुत से लोग नकली सिक्के बनाते हैं और उन्होंने भी सिक्के गढ़ने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया है। हमें कुछ समय से मालूम था कि एक चालाक गैंग इस काम में लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ने कहा, वे हजारों की संख्या में हाफ क्राउन बना रहे हैं। हमने उनका रीडिंग तक तो पता लगा लिया पर इसके आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपने निशान ऐसे छिपा लिए थे जिससे पता चल रहा था कि वे पुराने खिलाड़ी हैं। पर चलो अब मिले तो सही। मैं सोचता हूं कि हमने उनको खोज लिया है। पर इंस्पेक्टर गलती पर था क्योंकि ये अपराधी कानून के हाथ नहीं आने वाले थे। जब हमारी ट्रेन एयरफोर्ट स्टेशन पहुंची तो हमें धुएं की बहुत बड़ी लकीर पास के पेड़ों से उठती दिखाई दी जो आसमान में शुतुरमुर्ग के पंख की तरह फैल गई थी। किसी घर में आग लग गई है क्या? जब ट्रेन स्टेशन से चली गई तो ब्रैडस्ट्रीट ने पूछा। हाँ, स्टेशन मास्टर ने कहा। कब लगी? मैंने सुना है कि रात में लगी थी पर अब फैल गई है और पूरे इलाके में आग लगी है। यह किसका घर है? डा बेचर का। मुझे बताओ, इंजीनियर ने बीच में टोका। क्या डा बेचर बेहद पतला जर्मन है, लंबी व तीखी नाक वाला। स्टेशन मास्टर दिल खोलकर हंसा। नहीं, डा बेचर एक अंग्रेज है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे अच्छे कपड़े पहनता हो। पर उसके साथ एक और आदमी रहता है जो शायद बीमार है और विदेशी है। उसे देखकर लगता है कि बर्कशायर का मांस उसे फायदा करेगा। स्टेशन मास्टर ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि हम आग की दिशा की ओर भाग रहे थे। सड़क एक नीची पहाड़ी पर थी और हमारे सामने एक बड़ी सी सफेद इमारत थी जिसके हर कोने से आग की लपटें निकल रही थी, जबकि सामने के बगीचे में 3 फायर इंजन लपटों को काबू में लाने की असफल कोशिश कर रहे थे। वह रहा, बहुत उत्तेजित होकर हैदली बोला। वह रहा बजरी वाला रास्ता और ये हैं गुलाब की झाड़ियां जहां मैं गिरा था। मैं उस दूसरी वाली खिड़की से कूदा था। कम से कम, होम्स ने कहा, तुमने उनसे बदला ले लिया। इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे पास जो जलता हुआ लैंप रखा था वह प्रेस से चूर चूर हो गया था और उसका तेल बिखर गया। उसी तेल से लकड़ी की दीवारों में आग लग गई और वे लोग तुम्हारा पीछा करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। अब इस भीड़ में ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हारे रात वाले दोस्त कहीं यहाँ तो नहीं हैं। हालांकि मुझे डर है कि वे यहाँ से सैकड़ों की मी दूर भाग चुके होंगे। होम्स का डर सही निकला क्योंकि उस दिन से आज तक न तो उस सुंदर स्त्री के बारे में, न खौफनाक जर्मन और न उस नीरस अंग्रेज के बारे में कुछ भी मालूम चल पाया है। उसी सुबह एक किसान ने एक गाड़ी देखी थी जिस पर कई लोग सवार थे और उनके पास बड़े बड़े भारी बक्से थे। वे लोग तेजी से रीडिंग की ओर जा रहे थे पर वहां जाकर उन भगोड़े लोगों का नामो निशान गायब हो गया। होम्स की चतुराई भी उनके बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। आग बुझाने वालों को अंदर का नजारा बड़ा अजीब लगा था और इससे भी ज्यादा बौखलाहट उनको उस ताजे कटे अंगूठे को देखकर हुई थी जो उन्हें खिड़की पर मिला था। शाम होते होते उनकी कोशिशें सफल हुईं और आग पर काबू पा लिया गया, पर उसके पहले छत गिर गई थी और पूरी जगह इतनी खंडहर हो गई कि टेढ़े मेढ़े सिलेंडरों और लोहे के पाइपों के अलावा उस मशीन का कुछ भी बचा नहीं रह गया था जिसकी कीमत इंजीनियर को इतना बलिदान देकर चुकानी पड़ी थी। घर के बाहर बने एक कमरे में गिलट और टीन भारी मात्रा में मिले, पर सिक्के कहीं नहीं मिले जो शायद उन भारी भरकम बक्सों में भरकर ले जाए गए थे जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। हमारे हाइड्रोलिक इंजीनियर को बगीचे से उस स्थान तक कैसे ले जाया गया जहां उसे होश आया था? यह घटना हमेशा के लिए रहस्य बनी रहती, पर एक निशान ने सारी कहानी सुना दी। उससे पता चला कि उसको 2 लोग उठाकर लाए थे जिसमें से एक के पैर बहुत छोटे थे और दूसरे के पैर बहुत बड़े। संभावना यही थी कि शांत अंग्रेज ने स्त्री की मदद की और दोनों ने मिलकर बेहोश इंजीनियर को खतरे की जगह से दूर पहुंचा दिया। अच्छा, इंजीनियर ने अफसोस के साथ कहा। जब हम लंदन लौटने के लिए ट्रेन में बैठे तो इंजीनियर बोला, यह मैंने अच्छा काम किया। मैंने अपना अंगूठा खोया और सोने के 50 सिक्के भी। मुझे मिला क्या अनुभव? होम्स ने हंसते हुए कहा। अप्रत्यक्ष तौर पर इसका यह फायदा होगा कि आप जैसे ही अपनी यह कहानी शब्दों में बखान करने लगोगे तो आपकी शोहरत मनोरंजक साथी के तौर पर पूरी उम्र भर साथ रहेगी।